Hello everyone. Today our topic is forfeiture and reissue of shares. Forfeiture और reissue of shares क्या होते हैं, उनकी जनरल एंट्रीज एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग बुक्स में किस प्रकार की जाती है, कंपनी की बुक्स में हम किस तरह से इनकी जनरल एंट्रीज करते हैं और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो now तो firstly we talk about what is the forfeiture of shares. Sometimes some shareholders were not able to pay on their holding on certain stage. Then, after giving proper notice to the shareholder, the company has full right to cancel their holding shares. कभी कभार क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कुछ स्टेज पर जाकर, जैसे अलॉटमेंट पर या फिर फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी या फिर फाइनल कॉल मनी पर अपना जो शेयर्स का अमाउंट है वो पे नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनको प्रॉपर नोटिस दिया जाता है कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को। उसके बाद भी अगर वो टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हैं कंपनीज को, देन कंपनी उनके राइट्स को शेयर्स पर जो उनका राइट होता है वो कैंसिल कर देती है और शेयर्स वापस ले लेती है। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, जब किसी शेयर होल्डर्स के द्वारा टाइम पर पेमेंट ना करने पर कंपनी द्वारा उनको टाइम टाइम पर नोटिस दिया जाता है, फिर भी वो अपने शेयर्स का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनके शेयर्स को कंपनी द्वारा ले लिया जाता है और उनके जो राइट्स होते हैं शेयर्स पर वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। ये होता है फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स, अंशों का हरण। Now, how to general entries for forfeitures of shares in accounting books of companies. कंपनी में किस तरह फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्रीज की जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इफ़ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज देयर, अगर वहाँ कॉल्स इन एरियर है पहले से, तब क्या एंट्री करेंगे। फर्स्टली वी जनरल एंट्रीज द शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट टोटल जो अमाउंट उसकी बनती है कॉल्ड अप अमाउंट को टू फॉरफीचर शेयर्स में आएगी विथ अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, जो हमें अभी तक वो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड होती है वो, एंड क्रेडिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट विद द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, जो अमाउंट ड्यू हो चुका है बट पे नहीं हुआ है। तो कॉल्स इन एरियर होने पर हम ये एंट्री करते हैं शेयर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें फुल कॉल्ड अप अमाउंट हो जाती है, टू फॉरफीचर अमाउंट इसमें अभी तक रिसीव्ड अमाउंट आ जाती है, एंड टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट इसमें जो अमाउंट ड्यू हो चुकी है बट अभी तक हमें पे नहीं हुई है बाय द शेयर होल्डर्स, उसके अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं। नाउ सेकंड वे टॉक अबाउट इफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट देयर, अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट वहाँ नहीं है, देन what entries we do, then we do शेयर कैपिटल अकाउंट DR विथ कॉल्ड अप अमाउंट, पूरी कॉल जो अमाउंट अपन ने कॉल करी है वो अमाउंट आ जाएगी, टू फॉरफीचर शेयर्स अमाउंट ऑलरेडी जो रिसीव्ड है वो अमाउंट आ जाएगा, एंड टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विद द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट, जो अमाउंट ड्यू है बट अभी तक पे नहीं हुई है वो क्या आएगा, इसमें आ जाएगा। तो ये दो एंट्रीज थी कॉल्स इन एरियर की। इसके बाद अगर एंट्री फॉर फॉरफीचर शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, फॉरफीचर शेयर की जनरल एंट्री जो इश्यू किस पर किए गए हो, प्रीमियम पर किए गए हो। इफ़ प्रीमियम हैज़ बिन रिसीव्ड, अगर हमने कोई प्रीमियम पर शेयर पहले इश्यू किया है और हमें प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका है, देन वी एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट DR, वही पूरी कॉल अमाउंट अब आ जाएगी, टू फॉरफीचर अकाउंट जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो, बट इसमें से अमाउंट रिसीव्ड में से लेस प्रीमियम कर देना क्योंकि हमें प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है, एंड द टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो अमाउंट रिसीव्ड नहीं है, टू शेयर कॉल अमाउंट जो अभी अमाउंट हमें रिसीव्ड नहीं है। अगर हमें अमाउंट ड्यू हो चुकी है बट रिसीव्ड नहीं है तब क्या आ जाएगा, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर प्रीमियम हमें रिसीव्ड नहीं हुआ है, तब क्या एंट्री करेंगे, तब हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR जिसमें पूरी कॉल अमाउंट आ जाएगी, उसमें से लेस क्या हो जाएगा, प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट DR, प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड, एंड टू फॉरफीचर जो अमाउंट हमें रिसीव्ड हो चुकी है, उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट जो रिसीव्ड नहीं हुई, या टू शेयर कॉल अमाउंट जो हमें रिसीव्ड नहीं हुआ है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका है तब तो हमें कोई अमाउंट
कोई अकाउंट क्रेडिट डेबिट नहीं करना है। और अगर प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ है देन भी सिक्योरिटी पे अमाउंट प्रीमियम अमाउंट अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब हमने फोर फीचर कर लिया। जब कोई शेयर होल्डर्स टाइमली पेमेंट नहीं कर पाता है तब हम उसके शेयर्स क्या फोर फीचर कर लेते हैं। अब जब शेयर फोर फीचर हो चुका है तो उन फोर फीचर्स ऑफ शेयर्स को क्या किया जाता है, वापस री इश्यू किया जाता है इन द मार्केट। उन शेयर्स को वापस मार्केट में री इश्यू किया जाता है। देन फोर फीचर शेयर्स कैन बी री इश्यूड एट डिस्काउंट। जो हमने शेयर फोर फीचर किए हैं वो डिस्काउंट पर री इश्यू किया जाता है, बट द अमाउंट discount allowed on the reissue of forfeiture must not exceed the amount forfeiture on reissue of share। बट जो अमाउंट है डिस्काउंट का ऑन द reissue of forfeitures है, जो forfeiture शेयर्स को हम रीइश्यू कर रहे हो अगर डिस्काउंट पर इश्यू करते हैं देन जो अमाउंट है डिस्काउंट का उसको किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मस्ट नॉट एक्सीड द अमाउंट forfeiture ऑन reissue of share। जो forfeiture जो reissue of shares है उससे अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, डिस्काउंट उससे कम होनी चाहिए हमेशा, ये ध्यान रखना। फॉर फीचर्स अमाउंट क्या जो ऑलरेडी हमें रिसीव्ड है अमाउंट। तो रीइश्यू एट पार, अगर एट नॉमिनल वैल्यू पे हम इश्यू करते हैं देन कौन सी एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट डेबिट होता है एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। जो अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइश्यू, जो रीइश्यू पे हमें अमाउंट रिसीव्ड होती है। फिर री इश्यू एट डिस्काउंट, अगर री इश्यू हम डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं देन बैंक अकाउंट DR, फॉर फीचर शेयर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट होता है, अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इश्यू, फॉर फीचर शेयर्स अकाउंट DR, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इश्यू एंड टू शेयर कैपिटल, अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप कैपिटल। तो री इश्यू डिस्काउंट पे क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है और फॉर फीचर से अगर डिस्काउंट पे जो फॉर फीचर से अकाउंट जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया है रीइश्यू पे उस अमाउंट से फॉर फीचर अकाउंट क्या होता है, शेयर्स अकाउंट डेबिट होता है। और इस डिस्काउंट की अमाउंट किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं उस पर फॉर फीचर अमाउंट से हमें हमारी डिस्काउंट की अमाउंट कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड क्रेडिट क्या होगा लास्ट में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप कैपिटल। तो ये रीइश्यू ऑफ शेयर्स था। अगर आप रीइश्यू ऑफ शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू करते हो तब क्या एंट्री करोगे, अगर हम प्रीमियम पे एट पार पे देख लिया, डिस्काउंट पे देख लिया, अब अगर री इश्यू प्रीमियम पर इश्यू किया जाता है देन एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट DR, जो हमें री इश्यू पर अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उससे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप अमाउंट से शेयर कैपिटल अमाउंट क्रेडिट हो जाता है, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो हमने पेड अप कैपिटल से जो हमने जिस अमाउंट पर इश्यू करा था उससे ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे वो अमाउंट क्या हो जाती है, हमेशा क्रेडिट हो जाती है। नोट, इफ शेयर्स आर री इश्यूड देन प्रॉफिट ऑन री इश्यूड शेयर मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अगर जो हम शेयर्स री इश्यू करते हैं अगर उस पर प्रॉफिट इश्यू पे प्रॉफिट हो रहा है तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल रिजर्व। कहने का मतलब हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर लिया और री इश्यू ऑफ शेयर किया। अगर री इश्यू ऑफ शेयर से हमें प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तब वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। और उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है, फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पढ़ा। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स यानी अंशों का हरण अगर टाइमली पेमेंट नहीं किया जाता तो कंपनी द्वारा उन अंशों को ले लिया जाता। उसके बाद एंट्री करी हमने, ये ध्यान रखना फॉरफीचर शेयर अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, कौन सी जो ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुकी है और जो हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुई जैसे अलॉटमेंट की या फिर फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, तो उस अमाउंट को भी फॉरफीचर के साथ क्रेडिट करना है और जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करना है। अगर हम प्रीमियम पर फॉरफीचर करते हैं तब प्रीमियम क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम पर अगर हमने पहले इशू किया और उस सिक्योरिटी प्रीमियम इश्यू करे हुए शेयर्स को अगर फॉरफीचर कर रहे हो तो उसमें दो कंडीशन होगी, एक या तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिसीव हुआ है या सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिसीव हुआ है देन आपको अमाउंट में से सिक्योरिटी प्रीमियम लेस कर देना है और सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं करनी। बट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ है देन उस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या करना, आपको डेबिट करना है प्रीमियम अमाउंट से और जहाँ बाकी की एंट्री सेम होगी।
री इश्यू ऑफ शेयर, जो आपने शेयर फॉरफीचर किए हैं उन्हीं शेयर्स को अगर आप री इश्यू करते हो तब आपको एंट्री करनी। और ये ध्यान रखना, री इश्यू जो आप शेयर्स करते हो अगर वो डिस्काउंट पे करते हो तो डिस्काउंट जो अलाउ करोगे फॉरफीचर अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। री इश्यू की एंट्री वैसी होगी जैसी ये नॉर्मल एंट्री होती है कि जैसे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप डिस्काउंट पे इश्यू करते हो तो फॉरफीचर शेयर अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और जितने डिस्काउंट से करा वो अमाउंट आपको फॉरफीचर शेयर के अमाउंट में लिख दी हैं। अगर प्रीमियम पे करते हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप री इश्यू पर किए गए शेयर्स पर आपको प्रॉफिट होता है देन वो प्रॉफिट को आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। उस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की क्या जनरल एंट्रीज होगी, फॉरफीचर शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नाउ वी टॉकिंग अबाउट प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है, कई बार क्या होता है जैसे आप 10,000, जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 10,000 शेयर्स ऑफर किए गए और पब्लिक ने क्या करा 12,000 शेयर्स का अप्लाइड कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। कंपनी इस कंडीशंस में दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो 12,000 एक्सेस अमाउंट हमें रिसीव्ड हुई है वो वापस एक्सेस अमाउंट किससे रिटर्न कर दिया जाए, शेयर होल्डर्स को। नहीं तो जो हमें 2,000 शेयर्स अमाउंट हुआ उस अमाउंट को हमें 12,000 शेयर्स के अमाउंट को 10,000 शेयर्स के अमाउंट में एडजस्ट करना है। वो एडजस्ट कैसे करेंगे, जो हमें अमाउंट एक्सेस अमाउंट हमें रिसीव्ड हुई है वो अमाउंट हम अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल जो भी हमें जो नेक्स्ट मनी ड्यू होगी उस ड्यू मनी में हम क्या कर सकते हैं, वो अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो वही आपका क्या होता है, प्रो राटा अलॉटमेंट होता है। जब आप एक्सेस मनी को रिटर्न करने के बजाय उससे आप एडजस्ट कर लेते हो इन अलॉटमेंट या कॉल मनी में, तो वो आपका क्या होता है, प्रो राटा अलॉटमेंट होता है। Sometimes some shareholders were allotted shares under pro rata system. They applied for more shares and they were allotted no less number of shares. कहने का मतलब वो अप्लाई ज़्यादा शेयर के लिए करते हैं लेकिन उन्हें कम शेयर अलॉट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया लेकिन उन्हें 10,000 शेयर्स अलॉट करते हैं, या फिर उन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया लेकिन उन्हें 8,000 ही अलॉट किया जाता है। तो डिपेंड ऑन कंडीशन, यानी जितने शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया है उससे कम में आपको अगर अलॉट किए जाते हैं तो उस तब आप क्या यूज करते हो, प्रो राटा अलॉटमेंट। Therefore, their excess application money were transferred towards some due on allotment. आपके पास जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है वो आप कहाँ एडजस्ट करते हो, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे आप एडजस्ट करते हो। When the company decide to allot the shares at pro rata basis, जब कंपनी प्रो राटा बेसिस पर डिसाइड करती है करना, तब वो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं वो कैसे अलॉट करती है। 10,000 shares to the applicants of 20,000 shares। ठीक है, 10,000 शेयर्स अलॉटमेंट के लिए आपको 20,000 शेयर्स एप्लीकेंट्स आए हैं। देन आप प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होगा आपका, 20,000 इज टू 10,000 2:1 आपका प्रो राटा अलॉटमेंट होगा। तो अब दो जिसने शेयर अप्लाई किया उसको कितने शेयर अलॉट करोगे, एक शेयर अलॉट करोगे। हेंस एन एप्लीकेशन फॉर 2 शेयर विल रिसीव 1 शेयर अलॉटेड। आपको दो शेयर एप्लीकेंट करने वालों को एक शेयर आप क्या करोगे, अलॉट करोगे। दिस इज प्रो राटा अलॉटमेंट, ये प्रो राटा अलॉटमेंट है। तो आज की क्लास में हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पढ़ा, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्रीज पढ़ी, री इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा, री इश्यू ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्रीज पढ़ी, एंड हाउ टू डू प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है और इसे कैसे अलॉट किया जाता है उसके बारे में हमने आज पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच।